हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम फिजिक्स के टॉप क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके होंगे मैकेनिक्स से यानी कि यांत्रिकी से। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और मैं बताऊँगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आए थे। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है हिंदी और इंग्लिश की। मैं आपको हिंदी में बोलूँगा और आप जब इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा आपको तो उसको इंग्लिश में करा दूंगा। आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड के रैखिक वेग से। रैखिक वेग होता है यानी लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी से अब एक पार्टिकल है वो 2 मीटर त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ पार्टिकल है ना, उसकी रेडियस ऑफ पार्टिकल 2 मीटर, उस 2 मीटर गिवन है। उसमें उसने कहा है कि त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर, यानी इस तरह का आपका सर्कुलर वो है पाथ, ठीक है, सर्कुलर पाथ पर वो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब इसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ तो आपको इंग्लिश में थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अपन को क्या गिवन है इसमें, लीनियर वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है, यानी कि रेखीय वेग। रेडियस ऑफ ए पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल है जो कण है उसका जो आपको अपन को रेडियस है वो कितनी गिवन है, 2 मीटर, राइट। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सिलरेशन। अब एक्सिलरेशन की जो फॉर्मूला है वो आपको आना चाहिए। एक्सिलरेशन का फॉर्मूला ये होता है A = v² अपॉन r। A इक्वल टू वी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है, आर की वैल्यू 2 मीटर है। यहाँ से आप वैल्यू पुट करोगे 50 मीटर पर सेकेंड, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको हिंदी में बोलूँगा, हिंदी में क्वेश्चन लिखे हुए हैं लेकिन थोड़ा इनका मीनिंग है जो इंग्लिश में भी आपको मैं समझा दूंगा। देखिए, इसमें कहा है 2 कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। यानी कि 2 आर्टिफिशियल आपके वो हैं उपग्रह, ठीक है, वो पृथ्वी के चारों ओर रोटेट कर रहे हैं। 2 आर्टिफिशियल प्लेनेट है वो, जो अर्थ है उसके चारों ओर इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। एक ही कक्ष में चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि जो आपकी एक ही कक्षा है उसके अंदर ही वो चक्कर लगा रहे हैं, यानी रोटेट कर रहे हैं। उसने कहा है कि द मास ऑफ ए, इसमें गिवन है द मास ऑफ ए इज 2 टाइम्स मास ऑफ बी, यानी जो ए का मास है ना वो 2 गुना है बी की तुलना में। देन फाइंड आउट द रेशो ऑफ वेलोसिटी। उनके जो वेग है उनका अनुपात हमें बताना है। तो देखिए, ये है मेरे पास फॉर्मूला। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m के, कैसे, v इज इक्वल टू होता है √g/m/r, इस तरह से होता है, ठीक है, r²। तो यहाँ से m है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरे पास आ जाता है। अब उसने बोला है द मास ऑफ a इज 2 टाइम्स द मास ऑफ b, यानी कि जो a का मास है वो b के मास की तुलना में 2 गुना है। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m है, एक बार आप 2m पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी √2, और 1 पुट करेंगे तो 1। देन फाइंड अपना जो रेशो है, फाइनल रेशो, वो क्या आ जाता है, √2/1, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर राइट हो जाता है, 2/√2/1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाने वाली हल्की व भारी वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ कब पहुंचती हैं। तो आपसे बोला है, निर्वात मतलब वैक्यूम होता है। वैक्यूम में आपकी जो वस्तुएं हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती हैं, यानी इंडिपेंडेंटली गिराई जाती हैं, वो फॉल की जाती हैं नीचे की तरफ। तो उनमें से पूछा है, एक तो आपकी हल्की वस्तु है यानी कि एक छोटी वस्तु है और एक भारी वस्तु है, दोनों एक साथ कब पहुंचेंगी। तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन आपको गिवन है, इसके अंदर उनका वेग भिन्न होगा, डिफरेंट वेलोसिटी। फर्स्ट ऑप्शन डिफरेंट वेलोसिटी। सेकंड ऑप्शन है जो आपका मास है वो डिफरेंट होगा। सी ऑप्शन है उन पर कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल जो आपकी एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू सेम होगी, एंड उसकी वैल्यू क्या है, वो सेम नहीं होगी, ग्रेविटेशनल जो कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण है, राइट। तो इनमें से आपको अपना ऑप्शन चूज करना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो
ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि उन पर जो कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी जो वैल्यू है जी की वैल्यू वो यहाँ पर सेम होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से बल का मात्रक नहीं है, विच इज नोट, आपके जो बल है यानी कि फोर्स की आपको यूनिट नहीं है, विच इज नॉट यूनिट फोर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, ये जो ऑप्शन है आपका पाउंड, पाउंड को हम ऐसे लिखते हैं पाउंड, तो ये भी बल का मात्रक होता है। उसके बाद देखिए डाइन, पाउंडल बोला है, सॉरी पाउंडल, और डाउन ये आपकी डाइन होती है, डाइन ये भी आपका बल का मात्रक है। न्यूटन तो बल का ऐसा ही मात्रक है, लेकिन जो जूल है ना, जूल ये बल का मात्रक नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दूरी पर कार्य करने वाला बल नहीं है, विच इज़ नॉट फंक्शनली वर्क, ठीक है, विच इज़ नॉट फंक्शनली फोर्स, यानी दूरी पर जो कार्य नहीं करता है वह कौन सा नहीं है, तो गुरुत्वीय बल। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका दूरी पर कार्य करता है। उसके बाद मैं बात करूँ आपका चुंबकीय बल, मैग्नेटिज्म फोर्स ये भी करता है, और इलेक्ट्रिक फोर्स ये भी करता है। जो हमारा घर्षण बल होता है, ठीक है, ये हमारा बल मतलब दूरी पर कार्य नहीं करता है। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है यानी कि फ्रिक्शन फोर्स, ये आपका कौन सी ये कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गतिमान वस्तु यानी कि एक वेलोसिटी है, उससे गतिमान कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है, यानी 20 न्यूटन का जो फोर्स है वो उस पर अप्लाई किया जा रहा है। उसने बोला है द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान, यदि वस्तु का द्रव्यमान आधा और कार्यरत बल दुगना कर दिया जाए, उसने बोला है द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको तो हाफ कर दिया जाए, यानी 1/2, एंड जो आपका उस पर कार्यरत बल है, फोर्स, फोर्स की वैल्यू है उसको 2 टाइम्स कर दिया जाए, ठीक है। तो जो आपकी त्वरण है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। यहाँ से मैं A1 की वैल्यू, ए की वैल्यू निकालूँ तो F अपॉन एम आती है, यानी फोर्स आपको कितना दिया हुआ है उसमें 20 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। एम की वैल्यू एज इट इज़ है, उसकी उसी दूसरी कंडीशन में मैं वैल्यू निकालूँ A2 की, A2 की जब मैं निकालूंगा तो फोर्स को आधा कर दिया, यानी फोर्स को मैंने आधा कर दिया 10 न्यूटन, मास को भी मैंने आधा कर दिया m/2। तो यहाँ से जब आप इनकी वैल्यूज़ है इसको f के इक्वल करके इनको निकालोगे तो A2 इज इक्वल टू 4A1 आएगा, यानी कि वह पहला वाला है वो दूसरे की तुलना में कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है, यानी कि वो कितना हो जाएगा, 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, उसके अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन बाय रिएक्शन का संबंध किससे है, यानी कि इनमें से आपको बताना है सदैव एक ही वस्तु पर अप्लाई होने चाहिए, यानी कि ऑलवेज इन वन ऑब्जेक्ट अप्लाइंग, यानी कि एक ही वस्तु पर अप्लाई होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, उसके बाद सदैव भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, यानी कि ऑलवेज भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट जो आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं उन पर लगा होना चाहिए। डी ऑप्शन है का परिमाण बराबर होना आवश्यक है, आवश्यक नहीं है, परंतु उनकी दिशा एक समान होनी चाहिए, यानी कि उनकी डायरेक्शन समान हो, ठीक है, पर उन पर जो परिमाण है उनका मॉडुलस है वो आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो इसका देखते हैं हम, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाता है, यानी कि ऑलवेज आपकी जो अब डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं उन पर लगना चाहिए। वो कैसे, देखिए न्यूटन की गति का आप कोई भी उदाहरण देख लीजिए, मान लीजिए मैंने कोई भी उदाहरण ले लिया, जैसे तैराक है, जो तैराक करता है तो वो बल पीछे की ओर लगाता है लेकिन वो आगे की ओर जाता है, डिफरेंट डिफरेंट। मान लीजिए कोई दीवार है, दीवार पर आप हिट कर रहे हैं, तो आप दीवार पर हिट कर रहे हैं लेकिन जो वापस आपकी जो रिएक्शन होगी वो आपके हाथ के ऊपर होगी, यानी कि अलग अलग ऑब्जेक्ट हुए ना, पहला ऑब्जेक्ट तो दीवार और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका हाथ। इसी तरह से नाव और उसकी चाल के लिए होता है, तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो
ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया है कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी जो मोशन है यानी उसकी गति है वो हमेशा क्या हो, वो एक्सिलरेटेड हो तो क्या होगी, यानी उसकी चाल में सदैव वृद्धि होगी, जो उसकी स्पीड है उसमें वृद्धि होगी, डिक्रीज होगी, सदैव पृथ्वी की ओर गिरती है यानी कि वो सदैव अर्थ की ओर गिरती है, उसके वेग में सदैव वृद्धि होगी, और लास्ट ऑप्शन है उस पर सदैव कोई बल कार्य नहीं करेगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला है, इसमें सोचिए। देखिए जब कोई वस्तु की जो गति है, मोशन है, वो एक्सीलरेटेड होगा तो हमेशा उस पर कोई ना कोई क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि उस पर सदैव कोई बल कार्यरत का होता है। तो आई होप आज का ये वीडियो सभी लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।